नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े प्रदेश की चुनावी सियासत की। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली में मंथन चल रहा है, भाजपा टिकट किसको देगी। हर दल अपने स्तर पर इस मंथन में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए एक झटका मंगलवार का दिन कहा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और उनके साथ 3 विधायक, रिजाइन करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक बड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि बीजेपी अक्सर यह प्रयास करती है, या बीजेपी की कोशिश होती है सियासी चौसर जमाने में, कि लोग दूसरी पार्टियों के दामन छोड़ करके उनके कुनबे में शामिल हों। लेकिन टिकटों का मंथन और उधर जाना केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मा दिया गया है कि अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाएं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पासा फेंका है वो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। कि बीजेपी में जब आए थे तो दलितों और ओबीसी यानी कि पिछड़ों के हितों की बात कही गई थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। और अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये लोग सुसाइड करने जा रहे हैं राजनीति में। तो चले, हमारे साथ इस वक्त सृष्टि सिंह कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और भाजपा से हमारे साथ अरुण चौबे जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा यादव जी जुड़ रही हैं, और हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चौबे साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, एक तरफ मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरुण जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। मैं कह रहा था कि आप ईपी हटा दीजिए। मेरे को लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू है आपके पार्ट में। मैं आ रहा हूं, जब तक आप डायरेक्ट आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अपने आपके सिस्टम में जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे आपके ईयरफोन का पिन हटा दीजिए उससे। जी, मैं चलिए सृष्टि जी के पास जाना चाहूंगा। सृष्टि जी, चुनावी चौसर जमना शुरू हो चुकी है, नामांकन का वक्त आ रहा है, और इधर से उधर, उधर से इधर आने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। क्या रहेगा इससे राजनीति में? देखिए, जो जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। बट अब उसके अलावा अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी की अगर हम राजनीति देखें, तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची, जातिगत धर्म की राजनीति से अलग हटके, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करके। तो यहाँ पे जब 80-20, 15-85 की बातें होती है, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 100% की बात करती है कि उत्तर प्रदेश की सभी जनता को एक परिवर्तन की आस है कांग्रेस पार्टी से, और अब कांग्रेस पार्टी ही उस चीज का विकल्प है जो अभी तक 32 साल बदहाल रहा है उत्तर प्रदेश। जी, तो चलिए, प्रियंका गांधी पे कांग्रेस का सारा दारोमदार है। लड़की हूं, लड़ सकती हैं, उनका एक बड़ा स्लोगन है। अब वो कितना राजनीति में आगे बढ़ेगा? सृष्टि जी से लग रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं वहां पे, क्योंकि पहले महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है राजनीति में। उत्तर प्रदेश में अगर 15 करोड़ मतदाता है तो उसमें 7 करोड़ महिलाएं मत देती हैं अपना। तो उसी आवाज को बुलंद करने की एक कोशिश प्रियंका गांधी जी ने की है, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक कविता सुनाई थी कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद आएंगे। तो हमारी सुरक्षा, हमारी आगे की तरक्की जो है वो हमारे हाथों में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया कि 32 सालों से महिलाओं को, औरतों को कुछ नहीं हुआ। सबसे बदहाल रहा है ये प्रदेश औरतों के विकास के बारे में। तो एक बहुत अच्छी कोशिश है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड अपलॉड इट, कि हमने जाति और धर्म की राजनीति से हटके यहाँ पे हिस्सेदारी की राजनीति की बात की है। जी, चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। चौबे साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपके एक तरफ मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, पार्टी में जो आने जाने वाले लोग हैं, इनके आने जाने से पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका काम ही है कभी इधर आना, कभी उधर जाना, मेढक चाल चलना, उछल कूद के। बेमौसम बरसात वाले लोग हैं, तो अपने मौसम ऐसे लोगों को लेते क्यों जब अवसर आता है? चौबे जी, जब अवसर आता है ऐसे लोगों को लेते क्यों हैं आप लोग? ऐसे लोगों को इसीलिए लिया जाता है कि लगता है कि एक पार्टी की जो विचारधारा इससे प्रभावित होकर आ रहे हैं, राष्ट्र के योगदान में अपना, राष्ट्रीय निर्माण में, पुनर्निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन ये लोग आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों को जाने नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जो है कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ बगैर रह नहीं सकते। जैसे गंदे नाली के कुछ जो कीड़े होते हैं उनको साफ जल में निकाल के अगर डाल दे तो मर जाएंगे, वैसे ही भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में अगर आप चाहेंगे तो नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। तो लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, अभी जो देखने वाले ऐसे नहीं लगेगा आपको कि अंगूर खट्टे हैं? आप इतने दिन में चाल चरित्र चेहरा नहीं पहचान पाए। 5 साल आपके साथ सत्ता की भागीदारी में रहे और उसके बाद में अभी आप कह रहे हैं कि वो लोग भ्रष्ट हैं, जो जा रहे हैं वो भ्रष्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं तो उनका स्वागत करते हैं। फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों को गले क्यों लगाते हैं आप लोग? इस मंशा के हो सकता है एक व्यक्ति को अपने प्रायश्चित करने का अवसर देना चाहिए, हो सकता है अपने प्रायश्चित करने के लिए और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन तो ये अपनी हरकतों से बात में संभव है सर? यह प्रायश्चित केवल बीजेपी में ही होता है? निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में सबसे स्वच्छ, साफ सुथरी और ईमानदार छवि की अगर कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बाकी पार्टियों में गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, आय से अधिक संपत्ति के मामलों के लोग भरे पड़े हुए। आप देख सकते हैं कि कल ही अभी एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तिलमिला गए एक मीडिया के सवालों के जवाब में, जब से कि उनके पिताजी के पास कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया। कांग्रेस के आप देख लीजिए, कांग्रेस के पूरे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सारे लोग जमानत पर बाहर हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप पैसा नहीं बता सकते। वापस आ रहा हूँ चौबे जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा। मैं अरुण मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मैं सृष्टि जी एक छोटा सा बयान आपका लेना जरूर लाजमी समझूंगा। यहाँ पे प्रायश्चित करना है तो बीजेपी में जाइए। प्रायश्चित नहीं, वॉशिंग मशीन, अपने पाप धुलवाने हैं तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले जाइए। वहां जाने के बाद सब बेदाग हो जाते हैं। जो जतिन प्रसाद पहले उनके खिलाफ थे, जतिन प्रसाद अब भाजपा के अपने हो गए। जो सिंधिया पहले भाजपा के खिलाफ थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके उनके सारे पाप, उनके सारे घोटाले धुल गए। तो ये भाजपा तो लॉन्ड्री मशीन है ना, वो तो साफ करती रहती है लोगों के दाग धब्बे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया अपने ऊपर के केसेस हटाए। ये तो वॉशिंग मशीन पिछले 4.5 साल से हम देखते आ रहे हैं। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। निर्माण की बात करनी होती है तो जो 70 साल का ये राग अलापते हैं, 70 साल में इस देश में जो भी ये हमारी यहाँ पे जो हमने राष्ट्र निर्माण किया, यूपीए 1 यूपीए 2 ने, हमारी जीडीपी हो, इकोनॉमी हो, सभी चीजों को अगर हम देखें तो वो राष्ट्र निर्माण होता है। वो सारी धरोहर होती है जिसको आज भाजपा OLX समझ के बेचते जा रही है, 1 PSU एट अ टाइम। राष्ट्र निर्माण उसे कहते हैं। भाजपा ने अगर कुछ भी नया क्रिएट किया हो, जो नया बना के वो बेच दे तो वो अलग चीज है, लेकिन आज तक वो जो भी बेचता है। जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। जी योगेंद्र। बीजेपी एक तरफ टिकटों को लेकर के मंथन कर रही है दिल्ली में, दूसरी तरफ लखनऊ में आने जाने का खेला हो रहा है। ये चुनावी दौर है और यहाँ पर जिस तरह से अगर आप देखें तो दीन ईमान अब कुछ नहीं रह गया है। अब टिकटों के इस बंटवारे की भीड़ में आपको सत्ता पक्ष, विपक्ष, क्या दूसरे कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, आप ये लगभग सभी दलों में ये स्थितियां देखेंगे कि हर दल के लोग जहां टिकट का जुगाड़ बन सकता है, जिस स्वरूप में बन सकता है, जिस छवि के रूप में बन सकता है, जहां पर अगर आप ये देखेंगे कि अपराधियों का मुकाबला होगा, बाहुबलियों का मुकाबला होगा, तो वहां सारी नैतिकता सारे दलों की धरी की धरी रह जाएगी। वहां उसके मुकाबले उसी तरह के कैंडिडेट को दिया जाएगा। दूसरी तरफ जहां तक दलों के बदलाव का सवाल है तो 4.5 साल जब तक मलाई खानी थी कुर्सी पर बने रहे मौर्य जी, अब उनको दूसरा दल पसंद आ गया है। ये कोई इस बार नहीं हो रहा है। अगर आप कालांतर में देखेंगे तो लगभग चुनाव के समय में जो जिताऊ समीकरण या एक अपेक्षा के स्वरूप में लोग देखते हैं कि फला दल में हमारा ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो सकता है या यहाँ पर हमारी सीट कंफर्म हो सकती है, तो एक पर्दे के पीछे का खेल योगेंद्र जी ये होता है। वास्तव में जन सरोकार कुछ इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। हर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक, जातिगत समीकरण, एजेंडे के समीकरण को दृष्टिगत रखते हुए या जो भी खास करके जो प्रत्याशी या जो चुनाव में क्षेत्र में जिनको जाना है या जो विधायकी का चुनाव वर्तमान में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उन समीकरणों को देखते हुए और हवा का रुख देखते हुए पाला बदलते हैं।
चलिए अरुण जी वापस आ रहा हूं अरुण जी, मैं वापस लौटूंगा। आपने सही कहा कि राजनीतिक दलों की एक चीज तो बड़ी कॉमन है, दागी हो या बागी, जिताऊ होना चाहिए कैंडिडेट। आइडियोलॉजी कुछ मायने नहीं रखती है सरकार में, क्योंकि आंकड़ा चलता है। चलिए पूजा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, अभी हमारे साथ चौबे जी जुड़े हुए हैं, अरुण चौबे जी। उनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचारियों के पास में गए, कोई नई बात नहीं है। ये आरोप है सीधा आप लोगों पे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद। हाँ, तो ये तो पहले इन्हें खुद सोचना चाहिए कि इनके साथ जो लोग काम किए हैं उनके बारे में ये बोल रहे हैं, तो ये बेहतर समझ सकते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है इनके दल का। और हमारे दल में जितने लोग और जितने भी दबे कुचले लोगों को इन लोगों ने इनकी भावनाओं को दबाया है, और भावनाओं को दबा के आज उनको घुटन होने लगी इनके दल में। आप ये सोचिए कि इनको घुटन होने लगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, कि उन्हें उस दल को छोड़ना पड़ा। आज दबे शोषित वंचित लोगों को घुटन हो रही है भाजपा सरकार में, क्योंकि भाजपा सरकार केवल बुलडोजर चलाना जानती है, क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस चलाना नहीं आता। भाजपा सरकार कोरोना काल का बहाना लेके, हवाला देके शराब की दुकानों को ये लोग खुलवाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को दूध के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में जनता को मालूम है कि इस बार 22 में जनता को क्या करना है। जी चलिए, चौबे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में भी? कि घुटन होगी, जब यहाँ भ्रष्टाचार की दाल नहीं गलती है तो घुटन तो होगी ही। इनके विचारों को, जैसा इन्होंने कहा कि उनको घुटन होने लगा, उनको मौका नहीं मिला। सही बात है कि योगी जी की एक बात कहना चाहूंगा, सरकार में संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सभी दल के लोगों पूजा जी आपके पास में। पूजा जी मैं लौट रहा हूँ। अरुण चौबे जी, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, सब कुछ बातें हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब उनसे अपील कर रहे हैं, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह जी को ऊपर से जिम्मा दिया गया है कि असंतुष्टों को मनाइए, फिर भ्रष्टाचारियों क्यों लगा रहे हैं आप? जाने दीजिए उन्हें। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आपको किसी भी व्यक्ति को काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचार है, जो विकासवादी विचार है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसी विचार के अनुरूप काम करना पड़ेगा। यहाँ जो किसी का अगर वैमनस्यता का विचार हो, उसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर उस स्थान के, उस मंशा के अनुरूप अगर रहना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारे साथ रहना है, किसानों के ऊपर जीप चलाइए आप लोग किसानों के ऊपर जीप चलाइए। आप लोग बात करते हैं किसानों, निर्दोष किसानों के ऊपर आप लोगों ने जीप चलाई है, और आपके गृह मंत्री पत्रकार भाई को धमकाए हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है आपके शासन में। कैसा व्यवस्था है आपका, कैसा देश बनाना चाहते हैं? यही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? बात करते हैं संविधान बचाने की, संविधान ऐसे बचता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश को बना चुके थे, उत्तर प्रदेश उन लोगों को उनके घरों पे बुलडोजर चला है, उनके सीने में पुलिस की गोली है। गृह राज्य मंत्री के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? पूजा जी अरुण जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में मैं लौटूंगा आपके पास में। अरुण चौबे जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक? आपके यहाँ पे कुछ वीडियो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप बोलिए, आपकी आवाज कंटिन्यू आ रही है हमें। जी, वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को इसलिए कष्ट हो रहा और इन पालतू गुंडों पर कार्रवाई हो रही है, तो इनके आकाओं को, इनके संरक्षकों को सबसे अधिक आप देखेंगे, चाहे मऊ का माफिया हो, चाहे इलाहाबाद का माफिया हो, चाहे पश्चिम के गुंडे हो। अरुण चौबे जी देखिए, 10 मार्च तक बुलडोजर, भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अपराध, ये तो हम 10 मार्च तक काफी करते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका आपने उत्तर नहीं दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी के पास चलेगा, आपका ये बयान आया है, लेकिन
केशव प्रसाद मौर्य अपील कर रहे हैं कि बैठ करके बात करें। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल को ऊपर से कहा गया है कि असंतुष्टों से आप बात करिए। दो बातें कैसे हो सकती हैं? उन भ्रष्टाचारियों को जाने दीजिए जो आपकी लिस्ट में भ्रष्टाचारी हैं, फिर रोक क्यों रहे उन्हें? एकदम स्पष्ट बात यह है कि जिसको भी हमारी पार्टी के साथ रहना होगा तो हमारी पार्टी द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप, मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना होगा। अगर मानदंडों के अनुरूप आप व्यवहार करने को तैयार हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भ्रष्टाचारी चाल अगर चलना है तो नहीं तो ठोको नीति अपनाएंगे आप लोग ठोको नीति अपनाएंगे, आप लोग चीर हरण करेंगे चुनाव में। महिला बहनों का किस प्रकार से आप लोगों ने चीर हरण किया है पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि महिला बहन का किस तरीके से आप लोगों ने चीर हरण किया है। समय कम है पूजा जी, मैं सृष्टि सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। चलिए मैं सृष्टि जी के पास जाना चाहूंगा। सृष्टि जी, इलेक्शन के वक्त इधर से उधर आपके यहाँ से भी जतिन प्रसाद चले गए कुछ दिन पहले ही, और ये सिलसिला कोई आखिर ही नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाएंगे, उसके बाद कोई राजनीति में इधर से उधर नहीं जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियरली बोला था चुनाव के पहले कि जो डरता नहीं है, जो भाजपा से लड़ना चाहता है, वो कांग्रेस में टिक के रहेगा, और जो डर जाएगा वो छोड़ के चला जाएगा। तो जो भी जा रहा है, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन कि हम उन्हें वहां रोक के रखें। अगर आपका असली दुश्मन भाजपा है, उनकी कुनीतियां हैं यहाँ पे, उनका भ्रष्टाचार है, तो आप रहेंगे कांग्रेस में और आप उनसे लड़ेंगे। तो जो भी जाएगा, दे आर वेलकम टू गो। हमारी नीति बहुत क्लियर है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्लोगन बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है हमारा, 40% की जो भागीदारी है हमारी, एक अलग तरीके से हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिकॉज उत्तर प्रदेश में बदहाली रही है 32 साल, तो उसको बदलने का एक प्रयास है प्रियंका गांधी जी के द्वारा। चलिए अरुण मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। जी। अभी अपने अपने दावे हैं कि अगर कोई जाता है, नहीं आता है तो अंगूर खट्टे हैं, ये तो हमने बहुत सुना था, लेकिन आरोप जड़ दिए जाते हैं और जब आता है तो उसके सारे दामन धुल जाते हैं। कैसे ही दाग लगे उस दामन पर? योगेंद्र जी, जो चुनावी परिदृश्य उत्तर प्रदेश का है, तो ये अभी घटनाक्रम इस तरह के आपको कालांतर में भी और अभी वर्तमान समय में भी, आगामी कुछ दिनों में भी, जब तक टिकटों का एक तरीके से बंटवारा सुनिश्चित नहीं हो जाता और प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती और उनको सिंबल नहीं मिल जाते, इस तरह के घटनाक्रम लगातार आपको देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पर ये किसी एक दल विशेष में नहीं होगा, ये लगभग हर दल में इसका समावेश मिलेगा आपको। हर दल के लोग अपनी सुविधा और अपने वोट और सीट, इसको सुरक्षित दृष्टिकोण को रखते हुए, इसके लिए, और जैसे राजनीतिक दल है तो वो जिताऊ उम्मीदवार को दृष्टिगत रखते हुए, वो चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे पृष्ठभूमि हो, या एजेंडे से रिलेटेड समीकरण जहां जैसा बनता हो। लेकिन अभी जो वर्तमान घटनाक्रम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि जो 60% वोट बैंक है, उसमें से जो 40% गैर यादव जो वोट बैंक है, और खास करके जिसमें ये पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक आता है, उसमें जो सर्वाधिक जो मत प्रतिशत माना जाए अगर, तो अन्य की अपेक्षा जो खास करके मौर्य समाज के लिए, जो कुर्मी और काक्षी, इनके लिए जो बात की जा रही है, तो वजह यह है कि 12% वोट बैंक का एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी विगत 2017 और 2019 के चुनाव में इसमें सेंध लगाने में, गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक था, उसमें सेंध लगाने में वो कामयाब हुई काफी हद तक। और इस तरीके का अगर घटनाक्रम हो, चाहे निषाद पार्टी के लोग हों, इनको जोड़ने का प्रयास विगत समय में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी किया जा रहा था, दूसरी तरफ लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से वो इस प्रयास में थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को जोड़ा जा सके, वो भी प्रयास में थे कि जोड़े, और इस तरीके से जो एक गठबंधन पिछड़ा वर्ग वोट बैंक का है वो बना सके। ये रस्साकसी का दौर निश्चित तौर पर हर एक दल में जारी है, और खास करके कहते हैं जिसका मत भारी उसकी सत्ता भारी और उसी का वोट बैंक भारी। बिल्कुल। तो ये सारे समीकरण निश्चित तौर पे साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई जाएंगी, वो हर एक दल अपनाएगा। और जहां तक नैतिकता का सवाल है, नैतिकता से न तो कोई दल बदल रहा है न दिल बदल रहा है, ये सिर्फ। बिल्कुल अरुण जी, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। तो चलिए, ये तो महज एक वानगी है जो चुनावी चौसर में इसी तरह से मोहरे जमाती है।
खैर चलिए, अभी बीजेपी से छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने दामन थामा है अभी समाजवादी पार्टी का। कौन किधर से कब तक जाएंगे, अरुण मिश्रा जी सही कह रहे हैं। और अब तक की का रिकॉर्ड भी, पॉलिटिकली रिकॉर्ड यही कहता है कि जब टिकट की लिस्ट आती है उस दिन बहुत सारे बीन अलग तरीके के बसते हैं। कौन किधर चला जाता है, कौन किधर चला जाता है, हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी ज्यादा सीटें, सबसे बड़ी आबादी, उस प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। क्योंकि मुल्क की सियासत यानी कि दिल्ली की सल्तनत या सत्ता में कुर्सी तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा रास्ता देता है। 80 लोकसभा सीट वहीं से आती हैं। तो चले इंतजार करिए, सभी की निगाहें टिकी होंगी कि कब कब क्या क्या खेला होता है, ये हमें थोड़ा देखना होगा। अभी तो महज एक बानगी सामने आ रही है, अभी तो बहुत सारे चांस लोगों के सामने आएंगे और कौन किसे झपटता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।